मैं कह रही हूं सर, इसे फिर रूल आउट कैसे कर देते हैं? क्योंकि भारत की जो भूमिका विश्व स्तर पर तमाम हालात के बीच में बड़ी है, तो उन्हें इस आधार पर रूल आउट कैसे कर दिया जाता? नहीं, इसे उन्होंने निश्चित तौर पे भाई जब बाहर मदद पहुंचाई, टीके भी पहुंचाए गए, तो ये नहीं कहा था कि भारत में कोरोना को हैंडल नहीं किया गया। ये अलग बात है कि कुछ प्रदेशों में कोरोना में बहुत ज़्यादा डेथ हुई जिसको नहीं संभाल पाया गया, पर इसके बावजूद भी पहुंचाई गई। अब रह गई कि अंबानी या अडानी में मदद में क्यों नहीं आगे आए, तो वो स्थिति ऐसी थी जो इसके पहले लगभग 5-6 दशकों तक नहीं देखी गई थी। 1940 के आसपास कोई इस तरह की प्लेग फैला था, अभी तो कोई फैला नहीं था। इससे थोड़ा सा हाथ पांव सबके जरूर फूले थे, लेकिन उसको हैंडल किया गया। अब यूरोप और अमेरिका या कनाडा, वहाँ पे चूंकि आबादी कम है इसलिए जल्दी हैंडल कर लिया गया। यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसको हैंडल करने में वक्त लगा। और बाकी सब चीज़ें इन्होंने कुल मिला के देखा जाए तो न सिर्फ अपने देश में हैंडल किया, बल्कि जो पड़ोसी मुल्क हैं उनको भी मदद पहुंचाई गई। इसलिए कोरोना तो कहना चाहिए, कोरोना के बारे में कोई टिप्पणी खास नहीं की जा सकती। ठीक है, इस पे तो अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने आम चुनाव पर भी बात की। चूंकि हम इस वक्त चुनाव बिल्कुल सामने है और सभी नेता चुनाव की तैयारियों में हैं, तो इस पर भी प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा है वो भी जरा हम गौर करते हैं उस पर भी। तो आम चुनाव पर क्या कहा प्रधानमंत्री ने? हमारे पास अपने वादों को पूरा करने का शानदार रिकॉर्ड है, यह प्रधानमंत्री ने कहा। पहले लोग ऐसे वादे सुनने के आदी थे जो कभी पूरे नहीं होते थे। इसमें महत्वपूर्ण यह भी है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास किस तरीके से आदर्श वाकई और देश 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। और पैनलिस्ट जिस तरीके से इसको देखते हुए इन फैक्ट्स पर सवाल उठा रहे थे रवि, ये एक बड़ा बयान है। हालांकि देश की आकांक्षा भारत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। बिल्कुल, एक टारगेट भी प्रधानमंत्री ने उसका भी जिक्र किया। दुनिया में पिछले कुछ वर्षों में सरकारों के प्रति असंतोष भी बढ़ा है, यह भी प्रधानमंत्री रेखांकित कर रहे थे अपने इंटरव्यू में। लेकिन भारत अपवाद के रूप में खड़ा है जहां पर लोकतंत्र और मजबूत होता ही जा रहा है। हमारी सरकार के लिए लोकप्रिय समर्थन बढ़ रहा है, यह प्रधानमंत्री ने डेमोक्रेसी को लेकर, चुनाव को लेकर कहा है। सिद्धार्थ, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल यही है कि दो पैरेलल एक तरीके से नैरेटिव चल रहे थे। हम देख रहे थे कि राहुल गांधी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर स्पीचेस देते थे, लोगों से इंटरेक्ट करते थे और इंडिया की डेमोक्रेसी के स्टेटस को लेकर वे क्वेश्चन उठाते थे। कई भाषणों में हमने यह भी सुना कि उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र जो है वो इस वक्त खतरे में है, कैद में है, एक तरीके की डिक्टेटरशिप है। यह कांग्रेस का नैरेटिव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि लोकतंत्र बढ़ा है, इंक्लूसिव हुआ है ज्यादा। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, निश्चित रूप से हमारे देश में दो प्रकार की विचारधारा है। एक विचारधारा वो है आदरणीय प्रधानमंत्री की, जो इस देश की सनातन पुरातन संस्कृति में जो हमारे मूल्य छुपे हुए हैं, वो हमारे लोकतंत्र का जो मूल्य है, हमारे देश में जो सबको समावेश करने का जो मूल्य है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने का जो मूल्य है, वो भारत को प्रेजेंट करते हैं। और दूसरा, ये जो एक नेहरूरियन एक मूवमेंट है, या ये जो गांधी परिवार की एक सोच है कि पूरे विश्व में भारत की कैसे खिल्ली उड़ाई जा सके, भारत को कमजोर दिखाया जा सके, जिसका प्रयास, अथक प्रयास राहुल जी अलग अलग मंचों पे विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाकर के करते हैं। आज हमारे देश का युवा, हमारे देश की जनता, हमारे देश की ताकत। ये बताइए, माफी चाह रहा हूं, रोक रहा हूं, बताइए ये मुझे और दर्शकों को भी बताइए कि जिस डेमोक्रेसी का हिस्सा कांग्रेस, गांधी नेहरू परिवार लंबे समय तक रहा, जिस डेमोक्रेसी में वो पार्टिसिपेट करता है, जिसमें पार्टी भागीदारी करती है, उसी को विदेशी मंचों पर कमतर बता के क्या लाभ मिल रहा है? क्योंकि चुनाव तो यहां लड़ना है ना, भारत की जमीन पर। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये हो चुकी है गांधी परिवार के साथ कि वो इस बात को 10 सालों में भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि देश की जनता अब उनको नहीं चुन पा रही। जिस नेहरू जी को पहली बार में ही इनफ मत नहीं मिला था कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, पर फिर भी वो बन गए थे। उन्हें इस देश को अपनी जागीर मान लिया था। उन्होंने मान लिया था कि हम तो लोकतंत्र के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तभी तो इंदिरा जी ने इमरजेंसी भी लगवाई, देश के सभी जजेस को भी अंदर डाला था और हमने वो भी एक कालखंड देखा। पर आज वो समय जा चुका। मैं इतिहास नहीं, मैं भविष्य की बात करता हूं। आज जब देश का प्रधानमंत्री 24/7 काम करता है और 2047 की बात करता है, वो कहता है कि भारत को हमें विश्व में एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। ये भारत की एस्पिरेशन है। आज भारत की ताकत है कि हम आगे जा पा रहे हैं। लोग अभी यहां पे कोरोना काल की बात कर रहे थे। मैं तो आश्चर्य करता हूं
कनाडा, अमेरिका, पूरा यूरोप, रशिया, इन सब देशों की जितनी आबादी है उससे ज्यादा आबादी को 3 बार की डोज लगवाई भारत ने, और उसके बाद भी पूरी दुनिया को दिया, वैक्सीन मैत्री करी। अगर आपका काल होता तो कोरोना में क्या होता भारत का, सोच करके कई बार रूह कांप जाती है। आज 10 सालों के अंदर भारत ने दिखाया है कि अपनी पोटेंशियल का अगर ठीक इस्तेमाल किया जाएगा, आज अगर हम 2070 में कार्बन एमिशन को जीरो करने की बात कर रहे हैं, या सोलर पावर को हमने 10 गुना बढ़ा लिया उसकी बात कर पा रहे हैं, और विकसित भारत की बात को लेकर भी तथ्य आगे रखूंगी, लेकिन उससे पहले नीरज, विकसित देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने के अलावा अगर हम ये कहें कि विकासशील देशों का नेतृत्व करने में भी भारत की जो भूमिका है, उसे किस आधार पर फिर आप रूल आउट करेंगे? सुरभि, मैंने तो आपको पिछले वक्तव्य में कहा कि इस दुनिया ने अगर तीसरा मोर्चा देखा था तो वो नेहरू जी की लीडरशिप में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के दौर में देखा था। क्योंकि भाजपा अपने प्रवक्ताओं को फ्रिंज एलिमेंट कहती है, इसलिए मैं सिद्धार्थ की नासमझी भरी बातें जो नेहरू और इंदिरा जी के बारे में कही गई उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन क्योंकि इससे पहले अल्पसंख्यक विभाग के बारे में बात हो रही थी तो एक तथ्य सामने रख देता हूं। 2022-23 में 5020 करोड़ रुपए का बजट केंद्र की सरकार ने अल्पसंख्यक विभाग को दिया। जो वो रिवाइज रिसीट्स मिली उसमें वो 2600 करोड़ रह गया, तो सीधा 50% का कट, और ये पिछले 10 साल से लगातार होता आ रहा है। तो ऑन एन एवरेज आपने 50% से ज्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के डेवलपमेंट के लिए जो फंड रखा गया था केंद्र सरकार के द्वारा, आपने उसको खत्म कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही कि देश के अंदर बड़ी अच्छी प्रेस फ्रीडम है, तो आर्टिकल 19 हो, बोलता हिंदुस्तान हो, ये दैनिक दस्तक हो, ये जो इस तरीके के इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेज हैं, आज उनको सरकार ने बंद करा दिया, उस पर कोई टिप्पणी ही नहीं हुई। सीधी सीधी बात तो ये है, हम कभी नहीं कहते कि इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप है। हम तो बाहर भी जाकर और देश के अंदर भी जनता को ये बताते हैं कि कैसे हमारी डेमोक्रेसी को बदलकर एक मैनेज डेमोक्रेसी में तब्दील कर दिया गया, जहां पर हर चीज मैनेज है। यहां पर केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम करती हैं। अधिकांश जो मीडिया है वो सिर्फ मोदी जी की वाहवाही का काम करता है। ठीक है, देखिए, तो मैं ये रोक जो रहा हूं मैनेज आपको। डेमोक्रेसी का दौर है, हम तो इस पर सवाल उठाते हैं। आपने कई सारे रेफरेंस पॉइंट गिनाए, लेकिन सिद्धार्थ के पास इस पर रिएक्शन ले लें। आपने जो कहा सिद्धार्थ, सवाल यहां पर मूल घूम फिर के यही आता है कि जिस डेमोक्रेटिक सेटअप का आप हिस्सा हैं, जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें आप पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, उसी डेमोक्रेटिक सिस्टम को या उसी सेटअप को क्वेश्चन करना कितना सही है, इसका क्या लाभ होगा चुनावी, मैं ये समझना चाहता हूं। आप लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप लोग चुनाव जाते हैं, कैंपेन में लड़ते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उस हिसाब से आप अगर देखिए भी तो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, जैसा अभी टर्म यूज किया मैनेज डेमोक्रेसी, मैनेज कौन कर रहा है मैनेज? देखिए, निश्चित रूप से मैं मानता हूं लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार अगर किसी का होता है तो वो जनता का होता है। जनता तो इनके बयानों पर इनको जवाब देती आ ही रही है, वो तो बता ही रही है बार बार। 50 चुनाव लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार गई, पर उसके बाद भी वो बाज नहीं आते कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठ करके वो कहें कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया। वो नहीं समझना चाहते तो देश की जनता अब क्या करेगी? उनको चुनाव में पीछे इसलिए तो धकेल रहे हैं, वो जो आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है उसको काउंटर करिए ना।